हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिसोर्स किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं उसकी दो कैटेगरी देख ली थी, ओरिजिन के बेसिस पे और एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। आज इस लेक्चर में हम लोग थर्ड कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं कि रिसोर्सेज किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज को ओन कौन करता है, रिसोर्सेज एक्चुअली में हैं किसके। अब ओनरशिप के बेसिस पे चार तरीके के रिसोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करते हैं। वो रिसोर्सेज सिर्फ उसी पर्सन के होते हैं जिसने उन रिसोर्सेज को ख़रीदा गया होता है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मतलब पर्सनली वो रिसोर्सेज सिर्फ एक ही पर्सन को बिलोंग करते हैं, वो पर्सन या उसकी फैमिली को। ऐसे रिसोर्सेज क्या हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओनरशिप के बेसिस पे दूसरे रिसोर्सेज होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी का मतलब क्या? ये कैसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको एक पर्सन होल्ड करके नहीं रखता, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग नहीं होते हैं। नंबर ऑफ पीपल जो एक ग्रुप का पार्ट होते हैं सोसाइटी के अंदर, जो कम्युनिटी होती है सोसाइटी की, मतलब बहुत सारे लोग सेम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी के कंसेप्ट को वैसे तो हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्पेसिफिकली कम्युनिटी रिसोर्सेज की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ जाओ, कम्युनिटी का मतलब ये होता है एक ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो एक पर्टिकुलर प्लेस में रहते हैं और ऐसे लोग कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कॉमन इंटरेस्ट, कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस को शेयर करते हैं। मतलब ऐसे लोग जो एक जगह पर रह रहे हों और कॉमनली उनका जो इंटरेस्ट हो वो पर्टिकुलर एक एक्टिविटी में हो, मतलब सारे लोगों का जो कॉमन इंटरेस्ट है वो एक एक्टिविटी में देखने को मिलता हो। तो ये कंसेप्ट होता है कम्युनिटी का। डिटेल में अभी हम थोड़ी देर में जान लेंगे, आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओनरशिप के बेसिस पे तीसरे तरीके के रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज जो एक कंट्री को बिलोंग करते हैं। उन रिसोर्सेज के ऊपर जो हक होता है, जो अधिकार होता है, जो राइट्स होते हैं, वो उसी कंट्री के होते हैं जिस कंट्री में वो रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और कंट्री में पाए जाने वाले रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनका उन्हीं कंट्री के ऊपर अधिकार होता है जहाँ पर वो मिलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। मतलब जिस कंट्री के वो रिसोर्सेज हैं पर्टिकुलरली, तो वो उस कंट्री के नेशनल रिसोर्सेज हैं। इंडिया में कोई रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो वो इंडिया के नेशनल रिसोर्सेज हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्सेज हैं। दूसरी कंट्री ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर राइट्स क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है, कि मैं ये सोचूं कि गोल्ड की एक माइन अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हमारी कंट्री ऐसा सोचे, मैं बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर ऐसा डिसीजन लूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड माइन के ऊपर कब्ज़ा कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो गोल्ड माइन ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से मुझे उस माइन से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो माइन मेरी कंट्री के अंदर लोकेटेड नहीं है, इसलिए वो मेरी कंट्री का नेशनल रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो आपकी कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज मिलते हैं जिसके ऊपर राइट उस कंट्री के सिटीजन्स का और गवर्नमेंट का होता है, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल रिसोर्सेज। फोर्थ और लास्ट कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज जो ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई करे जाते हैं वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी एक कंट्री के लिए स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड नहीं होते हैं। जैसे नेशनल रिसोर्सेज हमने देखा था, अगर इंडिया में कोई रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो वो इंडिया के नेशनल रिसोर्सेज हैं, ऑस्ट्रेलिया में कोई रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल रिसोर्सेज हैं। लेकिन नाम आप देखो इंटरनेशनल, ये किसी कंट्री के लिए उसके राइट्स को स्पेसिफाई नहीं करते हैं वाले रिसोर्सेज के एक पर्टिकुलर कंट्री आके क्लेम करने लगेगी कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं। ऐसे रिसोर्सेज पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए कॉमन होते हैं। पूरा अर्थ ऐसे रिसोर्सेज को, अर्थ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, कंट्री हैं, अलग अलग सरकारें हैं, ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर सबका राइट है इक्वली। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि ये रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, तो इनको वेरियस कंट्री के जो वेरियस सिटीजन्स हैं, कोई भी हो, आप किसी और अगर कंट्री से बिलोंग करते हो, मैं किसी और कंट्री से बिलोंग अगर करता हूँ, तो हम दोनों ही अलग अलग कंट्री से बिलोंग करने के बावजूद भी ऐसे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके पीछे सिंपल सा रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दे आर नॉट नेशनल रिसोर्सेज। डिटेल में जब स्पेसिफिकली बात करेंगे एक एक करके,
तब और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। तो ओनरशिप के बेसिस पे चार तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज की, ठीक है। इन रिसोर्सेज की जो क्लासिफिकेशन है या फिर जो ओवरऑल चैप्टर है, डिटेल में तो हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि क्लैरिटी ज़रूरी है, लेकिन ये इजी लग रहा होगा आई होप आपको चैप्टर। इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़े या ये चीज़ें आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में कभी सुनी नहीं थी या फिर जर्नली आपने वैसे कभी नहीं सुनी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपने कहीं ना कहीं इनको ज़रूर सुना होगा और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ईजी है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है जो भी हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो राइटर हमें सबसे पहले बताते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको प्राइवेटली इंडिविजुअल्स ओन करके रखते हैं, ठीक है। मतलब दीज रिसोर्सेज बिलोंग टू इंडिविजुअल्स और प्राइवेट पर्सनस, ठीक है। या तो ये प्राइवेट पर्सनस के या इंडिविजुअल्स के, एक ही बात है वैसे तो। मतलब ये रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही होते हैं, क्योंकि पर्सन ने इन रिसोर्सेज को एक्सेस करा होता है या तो ख़रीदा होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज कैसे होते हैं जो हमें आसपास अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या क्या इंडिविजुअल रिसोर्सेज हम लोग ओन करके रखते हैं। सिमिलरली हमारे जैसे और भी इंडिविजुअल्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द हमारी स्टेट, लोकेलिटी, कम्युनिटी, गली मोहल्ले में जो भी है, हर एक इंडिविजुअल के पास अपने अपने किस किस तरीके के इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। फिर चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो रूरल एरिया हो, शहर में कोई रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, हर किसी के पास कुछ इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। तो हम थोड़े से एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फार्मर, कोई एक पर्टिकुलर फार्मर है, वो एक लैंड ओन करके रखता है, उसका एक खेती बाड़ी की एक ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जांपल है। अब ये फार्मर के लिए इंडिविजुअल रिसोर्स कैसे हुआ? कंडीशन ये है, फार्मर ने इस एग्रीकल्चर लैंड को अगर ख़रीदा है, ख़रीदेगा किससे फार्मर? कोई भी ज़मीन जो होती है वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है जब तक इंडिविजुअल ने उसको ख़रीदा नहीं गया होता है। तो हम लोग जनरली लैंड की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एक ज़मीन खरीदते हैं ना पहले हम लोग, खाली ज़मीन होती है, बना बनाया फ्लैट और वो कुछ तो मिल नहीं जाता हमें। तो ज़मीन की जो रजिस्ट्रेशन होती है या प्रॉपर्टी जो हम खरीदते हैं, एक ज़मीन का कोई पार्ट हम खरीदते हैं, तो वो सरकारी ज़मीन होती है। फार्मर ने अगर पैसे देकर उस ज़मीन को ख़रीदा है, अब वो प्रॉपर्टी और जो रजिस्ट्रेशन है उस प्रॉपर्टी की वो उस फार्मर के नाम पे है, तो उस फार्मर की वो क्या बन जाएगा? उस फार्मर के लिए वो बन जाएगा इंडिविजुअल रिसोर्स। मतलब एग्रीकल्चर लैंड जिसको फार्मर ने ख़रीदा है अपने पैसे देकर सरकार को, तो वो उस फार्मर के लिए अब हो गया है इंडिविजुअल रिसोर्स। अब देखो, एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लैंड हो एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी करने की जो ज़मीन हो, वो जितनी मर्जी छोटी हो चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, तो बड़ी होगी छोटी होगी तो उसी हिसाब से उस ज़मीन के पैसे होंगे जिसको फार्मर ने दिया होगा सरकार को अपने उस पर्टिकुलर ज़मीन को अपने नाम पर करवाने के लिए। मतलब जितना बड़ा लैंड साइड होगा उतने ज़्यादा पैसे होंगे और जितना कम छोटा लैंड साइज़ होगा उतने कम पैसे फार्मर को देने पड़ेंगे उस ज़मीन के कागज़ जो हैं वो अपने नाम करवाने के लिए। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वही रिसोर्सेज होते हैं। कुल मिलाकर बात यही है, कंक्लूजन इसकी यही है कि फार्मर ने एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर का जो लैंड है वो इंडिविजुअल रिसोर्स तभी कहलाएगा जब फार्मर ने सरकार को या सरकारी एजेंट्स को पैसे दिए हों और वो ज़मीन अब उस इंडिविजुअल फार्मर के नाम पर हो गई हो। अब यहाँ पर जब हम लोग बोल रहे हैं ना बार बार इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, तो उसको वन पर्सन एज सच तो समझने के लिए ठीक है कि हाँ, मतलब अगर मेरे नाम पे ज़मीन है वो तो मेरी है, लेकिन इंडिविजुअल की कैटेगरी के अंदर फार्मर एंड हिज फैमिली ऐसे कवर होता है अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे आपके नाम पे कोई एक हाउस है, कोई एक प्लॉट है, तो यू विल बी कवर्ड एज ए इंडिविजुअल, along with you your family will also be covered in that category, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर घर आप अपने नाम पे करवा लोगे तो आप अपने घर वालों को बाहर निकाल दोगे, तो जर्नल सी बात है, मतलब जैसे उसमें दे रखी थी तो हमने डिस्कस कर ली। तो ये होते ये हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स का एक एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा एक फार्मर है जो ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, सरकार से उस ज़मीन को ख़रीदता है। तो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होती है या फार्मर जनरली कंट्री के लोकेटेड होते हैं, तो वो रूरल एरियाज़ में ही लोकेटेड होते हैं ना, मतलब गांव की साइड पे। सिमिलरली अर्बन एरियाज़ में भी हम कुछ लैंड को ख़रीदते हैं
ताकि हम अपना घर बनवा सकें या फिर अदर किसी पर्पसेस के लिए। तो शहरों में भी कोई एक ज़मीन जो हमें ख़रीदनी पड़ती है वो एक सरकारी ज़मीन होती है। जब तक हमने उसको ख़रीदा नहीं होता है तो हमें सरकारी एजेंट्स को, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनको हमें पैसा देना पड़ता है ताकि उस पर्टिकुलर लैंड की जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे नाम पे हो जाए और फिर हम उस पर जो मर्जी चाहें वो बनवा सकें। तो सपोज़ करो शहर में किसी भी एक स्टेट में जो मान लो कोई एक एरिया, अर्बन एरिया, वहाँ पर इस तरीके की एक ज़मीन खाली पड़ी हुई है फॉर सेल। और मान लो आपकी कोई वाइफ है, जिस घर में आप अभी रह रहे हो वहाँ पर स्पेस इतना सफिशेंट नहीं है या उस घर में रहने में आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो बड़े टाइम से आप प्लान कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ कि डार्लिंग मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा घर लेते हैं हम लोग अपने लिए, ठीक है, जिसमें बड़ा सा स्पेस होगा, अच्छा होगा, वो हमारे हिसाब से डिज़ाइन करा हुआ वो घर होगा। तो हम लोग एक घर लेंगे और कल हम लोग उसको देखने चलते हैं। तो जो ज़मीन खाली पड़ी हुई थी जिस पे फॉर सेल का टैग लगा हुआ था, तो आप वो अपनी वाइफ के साथ देखने गए और आप वहाँ पर खड़े होकर इमेजिन करने लगे कि डार्लिंग बड़ा मस्त घर बनेगा अपना यहाँ पर, ठीक है, जितना स्पेस हमें चाहिए वो पूरा होगा और ये पूरे लैंड पे सफिशेंट स्पेस अवेलेबल है। मतलब जितनी बड़े ये जो लैंड पड़ा हुआ है, जो ज़मीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इस पूरे टुकड़े को हम लोग ख़रीद लेते हैं सरकार से, क्योंकि जितना बड़ा हमें घर चाहिए ये लैंड उस रिक्वायरमेंट्स को हमारी सफाइज करता है, बिल्कुल सफिशेंट है ये लैंड। तो हो गया काम, डार्लिंग की विश पूरी हो गई, घर बन गया अपना। ये जो घर है उस पर्सन ने ख़रीदा था, ठीक है, अपनी वाइफ के लिए जैसे मर्जी ख़रीदा था। रजिस्ट्रेशन किसी ना किसी के नाम पे तो होगी, वाइफ के नाम पे होगी, हस्बैंड के नाम पे होगी। वाइफ के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाते तो ऐसा तो है नहीं कि वो लात मार के आपको बाहर निकाल देगी, मतलब वो तो आपकी हरकतों के ऊपर डिपेंड करता है वैसे। लेकिन जोक्स को साइड रखते हुए, घर एक इंडिविजुअल रिसोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसको प्राइवेटली एक इंडिविजुअल ने ओन करके रखा है। क्यों? क्योंकि उसने इस प्रॉपर्टी को, इस रिसोर्स को ख़रीदने के लिए अपनी जेब से पैसा दिया था, ठीक है, और घर वालों ने मिलके, मतलब जैसा भी पैसा दिया होगा, किसी एक के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन ऐसे रिसोर्सेज को जो इंडिविजुअल को और उसकी फैमिली को जो बिलोंग करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज या फिर प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जब आप लैंड कोई ख़रीदते हो, ज़मीन का टुकड़ा आपने सरकार से ख़रीदा, कितने भी साइज़ का वो हो सकता है, हर बार आप घर बनाने के लिए तो नहीं ख़रीदते हम लोग टुकड़ा कि हमें उस पर सिर्फ प्रॉपर्टी बिल्ड करनी है, ऐसा तो नहीं होता। बहुत बार कई लोग एक प्लॉट ऑफ लैंड को, ये एक प्रॉपर्टी को इसलिए भी परचेज़ करते हैं ताकि उसको अदर पर्पसेस के लिए यूज़ करा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये इमेज देखो तो ये एक ऑफिस बिल्डिंग है। अब जो ऑफिस बिल्डिंग है, भले ही इसमें ऑफिस चल रहा हो, किसी भी कंपनी को ये जो ऑफिस है मैंने किराए पर दे दिया हो कि यहाँ पर किसी भी तरह का बिज़नेस रन हो सके, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो तो उसको मैं किराए पे दे सकता हूँ। लेकिन ये ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो होगी तो किसी ना किसी के नाम पे ना। अगर सपोज़ करो मैंने इतने बड़े लैंड को परचेज़ करा है, मैंने इस पर ऑफिस बनवा दिया, ठीक है, अब मैं ऑफिस चाहे वो किसी को रेंट पे दूँ या फिर मैं खुद भी वो ऑफिस चलाऊँ, वो है, कुल मिलाकर बात ये है वो किसी ना किसी पर्सन के नाम पे तो है ना। इस ऑफिस की जो प्रॉपर्टी की, जो लैंड की जो रजिस्ट्रेशन है वो एक इंडिविजुअल को तो बिलोंग करती है ना। तो ये भी एक एग्जांपल है इंडिविजुअल रिसोर्सेज का, क्योंकि किसी इंडिविजुअल ने इतने बड़े लैंड के टुकड़े को ख़रीदने के लिए अपनी जेब से पैसे दे रखे होते हैं। उसके बाद जो आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करी है वो हो सकता है इतने ज़्यादा स्पेस में, इतना ज़्यादा बड़ा वो लैंड का पार्ट हो, एक इतनी बड़ी आपने ज़मीन खरीदी है कि वो किसी घर से भी बड़ा टुकड़ा है लैंड का, वो किसी ऑफिस से भी बड़ा टुकड़ा है लैंड का। तो ऐसे जैसे सपोज़ कर लो कि जैसे इमेज पे आपको दिख रहा है, आपने 5 स्टार या फिर 7 स्टार होटल बनाने के लिए एक ज़मीन खरीदी। अब ये 5 स्टार या 7 स्टार जो होटल होता है, कोई भी इसको चला रहा हो, कितना भी स्टाफ इसमें काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में किसी एक पर्सन ने तो इसको ख़रीदा होता है ना, किसी एक पर्सन के तो नाम पे होता है 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल। तो सिमिलर वे में जैसे इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी को, मतलब हाउसेस को और ऑफिस की बिल्डिंग को परचेज़ करा था, वो किसी एक इंडिविजुअल के नाम पे होते थे। तो सिमिलर वे में 5 स्टार होटल या फिर 7 स्टार होटल या किसी भी तरह के होटल या रेस्टोरेंट्स हो या कोई पब्स हो, कुछ भी हो, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी या फिर प्लॉट्स को हम लोग कहते हैं दे आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज,
बिकॉज दे आर ओन्ड बाय प्राइवेटली ओन्ड बाय सम और दी अदर इंडिविजुअल्स। तो हमने ये कुछ एग्जांपल देख लिए हैं अभी तक इंडिविजुअल रिसोर्स की कैटेगरी में। हमने अभी तक बात करी इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको प्राइवेटली इंडिविजुअल होल्ड करके रखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा फार्मर जो हैं वो अगर एक लैंड का टुकड़ा अगर उन्होंने ख़रीदा हुआ है तो वो लैंड का टुकड़ा उनको गवर्नमेंट ने एलोकेट करा था, लेकिन कब एलोकेट करा था? जब उन्होंने उस लैंड के टुकड़े के लिए एक रेवेन्यू दे दिया था। मतलब ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू देने के बाद ही वो ज़मीन है वो उस फार्मर के नाम पर हुई, तो वो फार्मर का जो अब एग्रीकल्चर लैंड है वो उसके लिए उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है। सिमिलर वे में यहाँ पर लिखा हुआ है विलेज में गाँव के एरिया में जो लोग होते हैं कईयों के पास लैंड ओनरशिप होती है। फार्मर जो होते हैं वो ज़मीन खरीद लेते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास खुद की अपनी ज़मीन नहीं होती। तो अगर कोई लैंडलेस पर्सन है तो फिर जिस ज़मीन पे वो पर्सन काम कर रहा है, आप मेरे को बताओ क्या वो ज़मीन का टुकड़ा उस लैंडलेस पर्सन के लिए इंडिविजुअल रिसोर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या दे रखा है? लैंडलेस। पर्सन ने उसको ओन नहीं करा हुआ है क्योंकि पर्सन के पास पैसे नहीं हैं। तो भले ही आप काम करते रहो किसी एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर, लेकिन उस प्रॉपर्टी या उस प्लॉट की प्रॉपर्टी या फिर प्लॉट की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो आपके नाम पे नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पैसे ही नहीं दिए। वो सरकारी ज़मीन अभी तक, या फिर वो किसी और की ज़मीन है, आप वहाँ पर काम कर रहे हो। जिस ऑफिस में, जिस बिल्डिंग में या कहीं पर भी आप काम करने जाते हो तो वो आपके नाम पे थोड़ी ना हो जाता लैंड, वो रहता तो किसी और का ही है। तो लैंडलेस पर्सन्स अगर कोई हो, फिर चाहे वो कहीं पर भी हो, अर्बन एरियाज़ के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर, वो कोई फार्मर हो या कोई इंडिविजुअल हो, कुछ भी हो, लैंड की रजिस्ट्रेशन जब तक आपके नाम पर नहीं है तो लैंड आपके लिए इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद अर्बन पीपल जो होते हैं, हमने देखा शहरों पे जब हम लोग गए थे तो हमने देखा था कि हाउसेस और जो ये प्लॉट्स होते हैं ये भी एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं अगर आपने इनको ख़रीदा है, इफ़ यू ओन देम। क्यों होते हैं? जैसे क्योंकि आपने अपनी जेब से पैसा लगाया होता है। याद करो जब आप हाउस और जो प्रॉपर्टी एग्जांपल में अपनी वाइफ के साथ ख़रीदने गए थे, सपनों का महल जो आपने बनाया था उसके साथ, और जो आपने बाद में उसको रियलिटी में भी कन्वर्ट कर दिया था क्योंकि आपने अपनी जेब से पैसा लगाया था अपने वाइफ के ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो एक एग्जांपल है इंडिविजुअल रिसोर्सेज का। और हमने देखा था प्रॉपर्टी और हाउसेस के प्लॉट्स और हाउसेस के अलावा भी कुछ अदर तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे ऑफिस बिल्डिंग, 5 स्टार होटल या फिर 7 स्टार होटल, वो भी एक एग्जांपल है इंडिविजुअल रिसोर्सेज का। उसके बाद राइटर यहाँ पर कहते हैं कि रिसोर्सेज जो इंडिविजुअल ओन करके रखते हैं बहुत सारे एरियाज़ में, तो वो एग्जांपल हमें कुछ और देते हैं, और भी कुछ एग्जांपल्स हमें देते हैं, जैसे प्लांटेशन, पैस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स और वेल्स। ये भी अगर एक इंडिविजुअल के नाम पे होते हैं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल ने इनको ख़रीदा होता है तो ये भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। तो मैं आपको एक बारी मतलब बता देता हूँ कि प्लांटेशन और पैस्चर लैंड का मतलब क्या होता है। देखो, प्लांटेशन जो होता है ना, प्लांटेशन लैंड्स होते हैं या जिस पे प्लांटेशन लैंड्स पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं उसको हम लोग कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एक तरीके का एग्रीकल्चरल लैंड ही होता है। ध्यान से सुनना, प्लांटेशन एक तरीके का एग्रीकल्चरल लैंड ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड का जो एरिया होता है वो बहुत वाइडली स्प्रेडेड होता है, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया होता है। एग्रीकल्चर लैंड जो है, आपने अगर देखा होगा, खेत तो बहुत छोटे साइज़ के भी होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के भी होते हैं। तो खेतों में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है कि अगर इतने साइज़ का कोई लैंड है तो वो ही खेत होगा। खेती बाड़ी तो बैकयार्ड में भी लोग कर लेते हैं, घर बना रखा होता है, पीछे ब्रिंजल या कोई पालक, धनिया वगैरह सब उगा लेते हैं, तो वो भी एक तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ही है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए कितना अमाउंट में लैंड होना चाहिए, इसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं होती है। लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर जिस लैंड पे प्रैक्टिस होती है, तो वो जो प्लांटेशन लैंड होता है ना, वो बहुत वाइड एरिया में फैला होता है। अब अगर इतने वाइड एरिया में अगर वो फैला है तो आप खुद एक चीज़ सोच के देखो, ज़रूर उस पर कुछ ना कोई ऐसे क्रॉप्स
ग्रो करे जा रहे होंगे फार्मर्स के द्वारा, जिनकी लार्ज क्वांटिटीज़ में ग्रो करने की जिन क्रॉप्स की डिमांड है। मतलब छोटे मोटे क्रॉप्स के लिए इतना बड़ा लैंड कोई क्यों खरीदेगा, है ना। बड़ा सा वो लैंड, एक एरिया होना चाहिए जहाँ पर कुछ ऐसे क्रॉप्स, कुछ ऐसी वेजिटेशन, ठीक है, कुछ ऐसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हो रही हों जिनकी लार्ज स्केल डिमांड हो मार्केट के अंदर, और उसी लार्ज स्केल पे वो प्रोड्यूस करे जा रहे हों। अब इस इमेज में जो हमें प्लांटेशन लैंड जो दिख रहा है वो एक टी गार्डन है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा एक टी गार्डन जहाँ पे चाय उगाई जाती है। तो इसी का एग्जांपल लेते हुए हम लोग बात करते हैं। अब टी फार्मिंग जो होती है ना, ये जनरली नॉर्थ ईस्ट में प्रैक्टिस होती है, जैसे असम स्टेट वगैरह में प्रैक्टिस करी जाती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अब टी की जो फार्मिंग होती है, चाय की जो पैदावार होती है, उसको काफ़ी बड़े स्केल पर करा जाता है, ठीक है। चाय काफ़ी बड़े स्केल पर उगाई जाती है क्योंकि चाय का एक बहुत बड़ा बिजनेस है हमारे देश के अंदर, जिसमें देश में भी चाय बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है और इंटरनेशनली भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा बिज़नेस अगर आपको करना है तो उतना बड़ा आपको लैंड भी चाहिए। तो एक ऐसा लैंड है, टी गार्डन का जो लैंड होता है वो एक ऐसा लैंड है जिसको हम लोग प्लांटेशन कहते हैं। अब क्योंकि इसको हम लोग प्लांटेशन कहते हैं तो जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा लैंड है जिस पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जबकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या होता है, खेती बाड़ी अगर आपको किसी से करवानी है लेबर रख के, अगर आपका लैंड बड़ा है तो ठीक है, आप करवा सकते हो। लेकिन पर्सन एक दो जन के साथ भी इंडिविजुअल भी, जैसे अभी हमने फार्मर के केस में देखा था, अगर रूरल एरिया में किसी फार्मर के पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो बिना किसी के सपोर्ट सिस्टम के अगर उसको लगता है उतने बड़े लैंड पे वो खेती बाड़ी कर सकता है तो वो कर लेता है। लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि वो इतना बड़ा लैंड एरिया होता है, एक पर्सन उसको नहीं संभाल सकता, तो हमें लेबर एम्प्लॉय करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकाली जा सके इस लैंड में से, ठीक है। अब पर्सन अगर एक ही पर्सन है वो चाय उगाएगा अगर इतने बड़े लैंड में से, तो वो सिर्फ 1/4 पार्ट या फिर उससे भी कम पार्ट में हो सकता है वो चाय को प्रोड्यूस कर सके। लेकिन जब आप लेबर जो हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नंबर में कवर करोगे, जितना बड़ा आपका लैंड है उसके हिसाब से, तो आप जाहिर सी बात है आपकी जो टी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। टी की प्रोडक्टिविटी में बूम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो उस प्लांटेशन लैंड को ओन करके रखा हुआ है जिस पर्सन ने, जिसका वो लैंड है एक्चुअली, उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा उस लैंड से अगर वो लेबर को एम्प्लॉय करके रखता है। तो दो क्राइटेरिया हमें यहाँ से जानने को मिलते हैं। एक तो प्लांटेशन के कंसेप्ट में जो एग्रीकल्चर लैंड का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब क्योंकि इतना बड़ा साइज़ होता है तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बहुत होती है। उतनी बड़ी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी करने के लिए बंदे भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। वी नीड एग्रीकल्चर लेबर्स ऑन अ लार्ज स्केल एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल एग्रीकल्चर लैंड। सिमिलर वे में कॉफ़ी प्लांटेशन करने के लिए, कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए जो फार्म लैंड हमें चाहिए होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे हमें चाहिए होता है। तो ऐसे फार्म लैंड जहाँ पे कॉफ़ी की प्लांटेशन करी जाती है, ये भी एक प्लांटेशन लैंड का, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का ही एग्जांपल है। क्योंकि ऐसी कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए हमें लार्ज स्केल पे लार्ज अमाउंट ऑफ वर्कर्स चाहिए होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी की प्रोडक्शन हो सके। और जो इस फार्म लैंड के जो ओनर हैं, जिन्होंने इस फार्म लैंड को ओन करके रखा हुआ है, कोई भी जो पर्सन है वो ABC, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर वो एम्प्लॉय करेगा। तो कॉफ़ी कुछ इस तरीके की दिखती है, जैसे लेडी जो तोड़ रही हैं बीन्स को, ये कॉफ़ी बीन्स हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ क्या तोड़ रही हैं। हाँ, ये देखो कॉफ़ी बीन्स ना कुछ इस तरीके की दिखती हैं, ये चेरी कलर की, चेरी जैसी दिखती हैं। यही होती हैं एक्चुअली कॉफ़ी बीन्स, जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं। शुरू में ये बीन्स ऐसी रेड कलर की होती हैं, कच्ची होती हैं। ये उसी कॉफ़ी प्लांट में से कुछ इस तरीके के कॉफ़ी के सीड्स निकलते हैं जो शुरू में गीले और चिपचिपे से होते हैं। धूप में सुखाने के बाद जब ये कॉफ़ी बीन्स ड्राई हो जाते हैं तो या तो इन्हें एज सच कॉफ़ी बीन्स की तरह भी यूज़ करा जा सकता है, और ज़्यादातर इन कॉफ़ी बीन्स की वेरियस कंट्रीज़ के अंदर क्रशिंग करी जाती है। जैसे हम लोग नेस्कैफ़े या ब्रू की कॉफ़ी पीते हैं तो वो क्रश्ड फॉर्म में पीते हैं, लेकिन नेस्कैफ़े और ब्रू के कॉफ़ी बीन्स भी मिलते हैं हमें बाज़ार में। लेकिन ज़्यादातर इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए इन कॉफ़ी बीन्स की क्रशिंग करी जाती है ताकि उसका कॉफ़ी पाउडर प्रिपेयर करा जा सके और हमारे टेबल पे बढ़िया सी गरम गरम टेस्टी कॉफ़ी सर्व हो जाती है। तो ये आप मीनिंग भी देख लो एक बारी, यहाँ पर इसकी वोकैबलरी देख लो आप एक बारी। प्लांटेशन
एक ऐसा लार्ज एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर आप कुछ क्रॉप्स को ग्रो करते हो, लेकिन वो कुछ क्रॉप्स आप बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो करते हो। मतलब नंबर ऑफ़ क्रॉप्स के अंदर जो डाइवर्सिटी होगी वो बहुत कम होगी। आप कॉफ़ी, टी, रबड़ या कुछ 2-3 तरह की क्रॉप्स उस लैंड पे ग्रो करोगे, लेकिन जो जैसा भी हमने एग्जांपल देखा वहाँ पर तो एक ही तरह की क्रॉप्स ग्रो हो रहे थे, एक ही तरह की प्लांटेशन जो हो रही थी वो हो रही थी। या तो टी के हमने देखे वो पूरे के पूरे लैंड टी की प्रोडक्शन को डेडिकेटेड थे या कॉफ़ी की प्रोडक्शन को डेडिकेटेड थे, लेकिन लार्ज स्केल पे तो थे ना, कितने बड़े बड़े फार्मलैंड थे। तो जनरली यही माना जाता है कि प्लांटेशन का मतलब एक ऐसी लार्ज एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से होता है जिसका मतलब बिग फार्म्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पर छोटा मोटा लैंड नहीं होता एग्रीकल्चर की तरह, लैंड साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। यही मतलब है प्लांटेशन का। दूसरा हमें मीनिंग समझना है कि पैस्चर लैंड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, पैस्चर लैंड या पैस्चर्स भी आप इनको कह सकते हो। तो पैस्चर लैंड वो लैंड होते हैं जिन लैंड का साइज़ होता तो प्लांटेशन लैंड की तरह ही बड़ा है। ठीक है, मतलब प्लांटेशन लैंड हो या पैस्चर लैंड हो, इनके साइज़ में एज सच कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन प्लांटेशन लैंड में हम लोग क्या करते थे, कुछ क्रॉप्स को ग्रो करते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें पैस्चर लैंड में, यहाँ पर हम लोग क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते हैं। यहाँ पर हम जो एनिमल रेयरिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, या जिसको एनिमल हस्बेंड्री भी बोला जाता है। एनिमल हस्बेंड्री या फिर एनिमल रेयरिंग का क्या मतलब होता है, आप कुछ ऐसे एनिमल्स को पालते हो, रखते हो जिनसे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सके। जैसे अगर आप काउस को रख रहे हो, बफेलोस को रख रहे हो, तो उनसे आपको मिल्क मिलेगा। मिल्क की फर्दर प्रोसेसिंग करके आप बड़ी सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे घी या फिर बटर, या फिर आप चाहो तो मिठाइयों की दुकान, स्वीट शॉप भी खोल सकते हो। तो मतलब आपने इन काउस को और बफेलोस को इसलिए रखा था ताकि आप एक लार्ज स्केल प्रॉफिट का एम कर सको। और इसी तरह के एनिमल्स को अगर आप रखते हो जिनसे आपको प्रॉफिट की एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो इस प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं एनिमल रेयरिंग या फिर एनिमल हस्बेंड्री। जैसे शीप्स को, भेड़ को आप रखते हो ताकि उससे वूल आप मिल सके, आपको ऊन मिल सके, उसको आप मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा सको। तो ये कुछ एग्जांपल है एनिमल हस्बेंड्री या फिर एनिमल रेयरिंग के। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो प्लांटेशन लैंड्स होते हैं वो बहुत लार्ज लैंड्स होते हैं जिस पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है, लेकिन जो पैस्चर लैंड्स होते हैं उन पे एनिमल रेयरिंग या फिर एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करी जाती है। और ये जो लैंड होते हैं पैस्चर लैंड, ध्यान से सुनना, पैस्चर लैंड्स आर ओनली मेंट फॉर ग्रेजिंग पर्पसेस ऑफ एनिमल्स। आपने जिन भी एनिमल्स को पाला है ताकि आपको एक प्रॉफिट की उनसे एक्सपेक्टेशन है, काउस को, बफेलोस को, मुर्गियों को, शीप्स को, आपने अंडों के लिए, दूध के लिए, वूल के लिए जिस भी तरीके से उन एनिमल्स को रेयर करा है, तो आप एक ऐसा लैंड ऑक्यूपाई करके रखते हो जहाँ पर आप उन एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए लेकर जा सको, मतलब चरवाने के लिए। ठीक है, ग्रेजिंग लैंड मतलब चरवाने का जो लैंड होता है जहाँ पर आप एनिमल्स जो हैं वो घासेस वगैरह को जाकर खाते हैं, चरते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, तो कोई ऐसा एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पर क्रॉप की प्रोडक्शन ना होकर एनिमल्स के ग्रेजिंग पर्पसेस के लिए, ताकि जो आप जो पशुपालन कर रहे हो उनको उस लैंड पे, पर्टिकुलर ज़मीन के टुकड़े पे आप चरवाने के लिए लेकर जा सको डेली बेसिस पे। क्योंकि जब वो इस तरीके के, जैसे आपको इमेज में जो ये बफेलोज और ये जो काउस दिख रही हैं, जब ये इस तरह की ग्रीनरी को, इस ग्रासेस को जब वो खाएंगे तभी तो उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी ना, और उतना ही अच्छा मिल्क प्रोडक्शन आपका होगा, और उसी के बाद आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा जितने अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन होगा। तो इस एम के साथ पर्सन यहाँ पर लैंड खरीद लेता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो लाइफ स्टॉक है, मतलब जो एनिमल्स हैं जिनको मैं रेयर कर रहा हूँ, वो लाइफ स्टॉक की संख्या बहुत बड़ी है, और उसी के हिसाब से उतना बड़ा एक पैस्चर लैंड मेरे को चाहिए है जहाँ पर मैं अपने एनिमल्स को, अपने पशुओं को चरवाने लेकर जा सकूँ, उनकी ग्रेजिंग करवा सकूँ। तो समझ गए आप, पैस्चर लैंड का पर्पस क्या है, सिर्फ ग्रेजिंग करवाना, इसलिए इनको ग्रेजिंग लैंड भी बोलते हैं हम लोग। अब जो पैस्चर लैंड का साइज़ होता है वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास एनिमल्स कितने हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ऑफ एनिमल्स कम है तो उनके लिए तो छोटा सा स्पेस ही काफ़ी है।
लेकिन अगर आपके लाइफ स्टॉक का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब वो एनिमल्स, वो लाइफ स्टॉक जो आपने मेंटेन करके रखे हुए हैं, जिनकी आप एनिमल रेयरिंग करते हो, उनकी जो क्वांटिटी है, उनका जो नंबर है काफ़ी बड़ा है, तो आपको उतना ही बड़ा पैस्चर लैंड या ग्रेजिंग लैंड चाहिए पड़ेगा। ऑब्वियस की बात है ये। जैसे यहाँ पर पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पे पर्सन ने जो शीप्स हैं, जो भेड़े हैं, उनकी एनिमल रेयरिंग कर रखी है ताकि इन शीप से पर्सन को वूल मिल सके और उसको बेचकर मार्केट में जो फार्मर है वो कुछ प्रॉफिट पा सके। ठीक है, तो ऐसी वूल को हेल्दी बनाने के लिए, ऐसी शीप को हेल्दी बनाने के लिए, ताकि जो वूल की क्वांटिटी है वो भी अच्छी खासी निकले, वो वूल की जो क्वालिटी हो वो भी अच्छी निकले, क्योंकि वूल जो है वो इस एनिमल का पार्ट ही तो है ना एक तरीके से। अगर ये एनिमल ही हेल्दी नहीं होगा तो वूल की जो क्वालिटी है वो भी तो सफ़र करेगी ना। तो आपको उतना ही एक अच्छा खासा एक लैंड चाहिए पड़ता है, वो इतना छोटा भी ना हो कि आपने इतनी सारी वूल जो है वो ख़रीद ली और जितना आपको ये लैंड दिख रहा है सारी वूल जो है बस उनको उतने ही लैंड में जो है वो ग्रासेस मिलेंगी खाने के लिए, चरने के लिए। इतना नहीं होना चाहिए। अगर आपने जितनी क्वांटिटी की लाइफ स्टॉक को मेंटेन करके रखा हुआ है, जितनी क्वांटिटी में, जितने नंबर में आपके पास एनिमल्स हैं, तो उस हिसाब से उतना बड़ा लैंड भी आपको ऑक्यूपाई करके रखना पड़ता है। किस लिए? ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ के लिए, एनिमल्स को चरवाने के लिए। अब देखो, दो तरह के जो पैस्चर लैंड होते हैं ना, या ग्रेजिंग लैंड होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो ओपन होते हैं, मतलब जैसे हमने ये वाली जब इमेज देखी थी तो इसके अंदर ये ओपन एक पैस्चर लैंड है। कोई बाउंड्रीज़, कोई जो फेंसेस हैं वो कहीं पर भी नहीं लगाए गए हैं। मतलब फार्मर यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये जो एग्रीकल्चर लैंड है इसको सिर्फ ग्रेजिंग पर्पस से यूज़ कर रहा है अपने एनिमल्स के लिए। उसने एक जगह डेजिग्नेट करके नहीं रखी हुई है कि यहाँ पर कोई बाउंड्री लगा दी है, कहीं पर भी कुछ लगा दी है। ऐसे लैंड को हम लोग कहते हैं ओपन ग्रेजिंग लैंड। सारी काउ, सारी बफेलो, जो भी शीप्स या कोई हॉर्सेस किसी फार्मर के पास होते हैं तो उनको ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है कि जाओ जाकर चरो। लेकिन कभी कभार कुछ पैस्चर लैंड्स पे इस तरीके के बॉर्डर बना दिए जाते हैं, बाउंड्रीज़ बना दी जाती हैं। ठीक है, अब इन बाउंड्रीज़ बनाने का पर्पस क्या होता है? पर्पस सिंपल होता है कि आपके पास जो एनिमल्स, सबसे पहले तो जो लैंड होता है ना आपके पास, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। तो फार्मर ये एम करता है कि मैं अपना जो घर है उसी के आगे एक एग्रीकल्चर लैंड में एक इस तरीके की फेंसेस बना दूंगा और मेरे पास जो भी एनिमल्स हैं 5, 6, 10 वगैरह, उनके हिसाब से उतनी बड़ी बाउंड्री को एक ऐसी लकड़ी के जो पिलर्स हैं वो खड़े कर दूंगा और सिर्फ उसी एरिया में फिर अपने मैं उन लाइफ स्टॉक को रखूँगा। ठीक है, और उन लाइफ स्टॉक को उसी एरिया में ग्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ उसी एरिया में उनको चरना पड़ेगा। ऐसा फार्मर डिसाइड कर लेते हैं कभी कभार, जब उनके पास एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, या फिर जो लाइफ स्टॉक, जो एनिमल्स वो मेंटेन कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए, उनका जो नंबर है वो काफ़ी कम है। जैसे अगर फार्मर को लगता है ये जो नंबर ऑफ़ काउज़ हैं उसके पास, तो उसने इस तरीके के ये बाउंड्रीज़ बना दी हैं हर जगह पर। ठीक है, मतलब जो 8 काउज़ हैं वो एक पर्टिकुलर इतनी बाउंड्री को शेयर करेंगी, फिर अगली 8 इतनी पर्टिकुलर बाउंड्री को शेयर करेंगी। तो फार्मर्स को लगता है अगर इतना लैंड इनके लिए सफिशिएंट है ग्रेस करने के लिए, मैं इनको यहीं पर ग्रासेस वगैरह वो देते रहूँगा खाने पीने के लिए, वाटर सप्लाई करता रहूँगा, और इन 8 काउज़ के लिए, 7-8 काउज़ के लिए जितना भी जो लैंड मैंने डेजिग्नेट करा है, जो एलोकेट करा है, वो काफ़ी है। इनको किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी, हेल्थ इश्यूज सफ़र नहीं करेंगे। और फार्मर को ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि, है ना, कि अगर ग्रेजिंग अच्छी से होएगी तो ही तो मिल्क प्रोडक्शन अच्छी से होएगी काऊ की, है ना। मतलब एनिमली जब अनहेल्दी होगा, काऊ अगर अनहेल्दी है तो मिल्क की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो दोनों सफ़र करती है ना। तो ऐसे केस में फार्मर जो हैं कभी कभार लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड होने की वजह से, और जो ये बाउंड्रीज बना दी जाती है फार्मर्स के द्वारा, ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर फार्मर के पास जो एनिमल्स हैं उनका नंबर क्या है, उनकी संख्या क्या है। तो इस तरीके के जो एनक्लोज्ड पैस्चर लैंड या फिर ग्रेजिंग लैंड होते हैं ना, इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। हम लोग इनको कहते हैं रैंचेस। ठीक है, हम लोग इनको कहते हैं रैंचेस। और जो एनिमल इन रैंचेस में ग्रेजिंग करते हैं, जो चरते हैं,
तो उस प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं रैंचिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो खैर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। मेरे को बस बताना ज़रूरी था कि जो ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं, बस आप इतना याद रखना, अगर यहाँ पर इस तरीके की कोई बाउंड्री नहीं लगाई गई है तो वो ओपन ग्रेजिंग लैंड है, लेकिन अगर बाउंड्री लग जाती है तो वो एनक्लोज्ड या फिर क्लोज्ड ग्रेजिंग लैंड है। ठीक है, तो ग्रेजिंग लैंड या फिर आप पेस्चर लैंड अगर कुछ भी कहो, पेस्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड एक ही बात है। ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में राइटर के थ्रू दो एग्जांपल हमें और समझाए जाते हैं। तो एक एग्जांपल है पॉन्ड्स का। पॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? पॉन्ड्स का मतलब होता है तालाब। तो इस तरीके के जो पॉन्ड्स हैं, जो फार्मर्स अपने विलेज अपने एग्रीकल्चर लैंड में, विलेज एरियाज़ में जो बनाते हैं, क्या रीज़न हो सकता है पॉन्ड बनाने का? सिंपल सा रीज़न ये है कि बारिश हो, जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर फार्मर का जो लैंड है वो लोकेटेड है, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती हो, ड्रॉट सिचुएशन बहुत फ्रीक्वेंट होती हो। ठीक है, तो बारिश का पानी जब भी यहाँ पर आएगा तो इस पॉन्ड में वो इकट्ठा हो जाएगा और ज़रूरत के टाइम पे जो फार्मर है यहाँ से पानी को यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर लैंड तक लेकर जा सकते हैं, ताकि क्रॉप प्रोडक्शन जो हो वो सफ़र ना करे। तो इस तरीके के जो पॉन्ड्स हैं, जो फार्मर्स के द्वारा बनवाए जाते हैं, अच्छा खासा पैसा के इन्वेस्ट करके, कुछ तो पैसा लगता ही है ना देखो बनवाने में, तो वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि पर्सन ने अपनी तरफ से पैसा लगाया है। पॉन्ड्स का एग्जांपल वैसे तो हमने फार्मर्स के कंटेक्स्ट में रूरल एरिया से समझा, लेकिन पॉन्ड्स अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे लोग अपने फार्म हाउसेस में या फिर अपने घर के आगे गार्डन में इस तरीके से भी आर्टिफिशियल जो पॉन्ड्स होते हैं ये बना लेते हैं, फिशेस वगैरह को रखने के लिए या फिर एक ब्यूटिफिकेशन देने के लिए अपने हाउस को, अपने फार्म हाउस को। तो ये जो पॉन्ड्स हैं, कुल मिलाकर बात ये है कि पॉन्ड्स में क्योंकि एक ये स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने खुद से पैसा लगाया है, तो ये मेरा ही होगा। ये एक इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल जो राइटर हमें देते हैं वो देते हैं वेल्स का, मतलब कुएं का। इस तरीके के जो कुएं होते हैं, जो या तो एग्रीकल्चर लैंड पे लोकेटेड हो, जिनको फार्मर ने कंस्ट्रक्ट करवाया हो, या फिर विलेज एरिया में कंस्ट्रक्टेड हो, किसी के घर के आगे, जिसको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने बनवाया हो, वो भी एक इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जांपल है। क्योंकि कुएं को बनवाने के लिए एक इंडिविजुअल ने अगर पैसा लगाया है तो वो उसी का होगा फिर, तो उससे जो पानी निकलेगा या उसके अंदर जो पानी है वो उसी पर्सन को एलोकेटेड है। वो अलग बात है कि आप गुडविल इनिशिएटिव के तौर पे एक ह्यूमैनिटी के पर्पज़ से जो लोकल विलेजर्स हैं और आपके विलेज में पानी की कमी हो, तो हो सकता है पैसा आपने लगाया हो पूरा उस वेल को कंस्ट्रक्ट करवाने में, उस कुएँ को कंस्ट्रक्ट करवाने में, लेकिन एज अ गुडविल इनिशिएटिव आप दूसरों को भी अलाउ कर रहे हो, लोकल विलेजर्स को, कि अब वो आपके कुएँ से पानी निकाल सकें। क्योंकि हो सकता है आपकी जो डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ पे ड्रॉट बहुत ज़्यादा होता हो, सूखा पड़ता हो, तो गुडविल इनिशिएटिव के तौर पे हो सकता है कि आप दूसरों को अलाउ करते हो या दूसरे आपके वेल से पानी लेते हो बिना आपकी परमिशन के और आप उनको कुछ भी नहीं कह रहे हो। ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कुएँ को बनवाने के लिए अगर पैसा आपकी जेब से गया है, डैट मीन्स डैट पर्टिकुलर रिसोर्स विच इज़ नोन एज ए वेल, उसको आप ओन करोगे, वो आपके नाम पर है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है इंडिविजुअल रिसोर्स का। तो वो आपकी मर्ज़ी थी कि आप जो कुएं का पानी था, वेल का पानी था, आप उसको यूज़ करने दे रहे थे, लेकिन अगर आप नहीं चाहते, आपके जैसे ये सपोज़ करो आपका हाउस है और आपके घर में एक वेल लोकेटेड है, आप नहीं चाहते कि कोई उसको यूज़ करे, तो आप ऐसे पर्सन्स को डायरेक्ट बीच में भेज सकते हो। इंडिविजुअल रिसोर्स का कंसेप्ट यही कहता है कि पर्सन का पूरा राइट होता है उस रिसोर्स के ऊपर, क्योंकि पर्सन ने पैसा देकर उस रिसोर्स के ऊपर एक राइट पाया होता है, एक अधिकार पाया होता है। ठीक है, तो आप ऐसे केस में ये जो कोई पर्सन है, अगर आप इसको मना कर रहे हो कुएं का पानी यूज़ मत करो और कुआं आपने बनवाया था, तो आप इसको धक्का दे देना अंदर। तो इस तरीके से हमने काफ़ी डिटेल में जाना कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इसके ऊपर इतनी डिस्कशन वैसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं थी, लेकिन ठीक है, समझ लिए, एक बार ही देख लिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बार बार नहीं देखना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अर्बन पीपल वाला कंसेप्ट हमने देख लिया था। हमने पेस्चर प्लांटेशन का मतलब क्या होता है ये समझा, पेस्चर लैंड का कंसेप्ट डिस्कस करा, पॉन्ड्स और जो कुएं का जो पानी होता है उसके बारे में हमने देखा कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे प्लांटेशन और जो पेस्चर लैंड था वो काफ़ी एक बड़े एरिया का लैंड था, लेकिन क्योंकि उस बड़े लैंड एरिया को, उस एग्रीकल्चर लैंड को फिर चाहे वो ग्रेजिंग पर्पस से यूज़ करा जाता हो या फिर क्रॉप
प्रोडक्शन के पर्पज़ से यूज़ करा जाता हो, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करे जाते हो, या फिर आप एनिमल्स को अपने चरवाने लेकर जा रहे हो, है तो वो आपका ही ना। पैसा तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं लगाया ना उस लैंड के ऊपर, चाहे कितना भी अमाउंट लगाया हो। तो ये सारे एग्जाम्पल कुछ हैं, वो हैं रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है। ओनरशिप की कैटेगरी में सेकंड तरीके के जो रिसोर्सेज हैं वो हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक इंडिविजुअल ओन नहीं करता है, बल्कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं, और उन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को मिलाकर, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी इन रिसोर्सेज को शेयर करती है। उन रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे इस वर्ड का मतलब बता दीजिए, क्या समझते हो आप जब हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी हमने इसके बारे में बात करी थी, जब हमने एक क्विक ओवरव्यू देखा था कि ओनरशिप के बेसिस पे 4 तरीके के रिसोर्सेज कौन से हैं। तो कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा हमने जाना था। 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ी सी और क्लैरिटी दे देता हूँ मैं आपको कि कम्युनिटी का मतलब होता क्या है। कम्युनिटी एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है, ध्यान से याद रखना कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 मेन है इसके अंदर। एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को, एक तो वो सेम जगह पर रह रहे हो, ठीक है, और दूसरा वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉमनली शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करना और जो प्लेस है उसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए। मतलब वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखो कितने भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। बात यह है कि वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, ये 5 लोगों का, 500 लोगों का, 5000 लोगों का, जो एक तो सेम प्लेस पे रह रहे हैं, आपस में एक ही जगह पर रह रहे हैं वो लोग, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। उन लोगों को कहा जाता है कम्युनिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो कि ये कुछ बुद्धिस्ट मंक्स हैं जिन्होंने एक मोनेस्ट्री ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, एक मोनेस्ट्री ज्वाइन कर रखी है, और इस मोनेस्ट्री में ये लोग रोज़ शाम को आते हैं और साथ में मिलके यहाँ पर ये लोग मेडिटेशन करते हैं। अब ये जाहिर सी बात है, जो मोनेस्ट्री है इनके घर से बहुत ज़्यादा पास होगी या कहीं पर भी जहाँ पर ये लोग रहते होंगे, तो इन लोगों ने डिसाइड करा है वी विल जॉइन मोनेस्ट्री, और हम लोग यहाँ पर साथ मिलके मेडिटेशन करेंगे। हम लोग उस मोनेस्ट्री के मेंबर्स हैं, तो एक कॉमन इंटरेस्ट, एक कॉमननेस फील होगी ना इनको आपस में। एक तो ये सेम प्लेस से आ रहे हैं, एक ही जगह पर आ रहे हैं, और सबका पर्पस एक ही है, मेडिटेशन करना यहाँ पर आके, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए या किसी और पर्पस के लिए, जो भी इंडिविजुअल का पर्पस हो। लेकिन एक कॉमननेस फील हो रही है ना सारे बुद्धिस्ट मंक्स को। जैसे ये बुद्धिस्ट मंक हैं ABC, तो इनको एक कॉमन इंटरेस्ट जो इनका है वही इस बुद्धिस्ट मंक का है, जो है XYZ, ठीक है, या फिर ये PQR। मतलब ये चाहे ये जो बुद्धिस्ट मंक हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन सब का पर्पस यहाँ पर आने का एक ही है। हो सकता है ये लोग एक दूसरे को आपस में जानते ना हो, लेकिन टुगेदर हम लोग इन लोगों को क्या कहेंगे, दे आर एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट कम्युनिटी। ऐसे ही हम लोग भी जब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, या कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, तो जब हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, अब हम लोग मस्जिद में, चर्च में, मंदिर में, गुरुद्वारे में हर किसी को तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक कॉमन इंटरेस्ट सबका होता है कि आई एम इंक्लाइन टू सिखिज़म, आई एम इंक्लाइन टू इस्लाम, आई एम इंक्लाइन टू क्रिश्चियनिटी, आई एम इंक्लाइन टू हिंदुज़म। तो अब वो जो इंक्लिनेशन है, और एक पर्टिकुलर गॉड का कोई टेम्पल हो, मंदिर हो, जब सब लोग वहाँ पर आते हैं कॉमन इंटरेस्ट के साथ, तो वो कम्युनिटी है। समझ गए आप? ग्रुप ऑफ पीपल जो एक कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हो, बस सिंपली उसी को, उस कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पे उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। तो बस आप कम्युनिटी को सिंपल सा ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो। लास्ट डायमेंशन में आपको बताने जा रहा हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर समथिंग इन कॉमन। कुछ कॉमन है, जैसे हमने देखा जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं उनके बीच में क्या कॉमन है, दे हैव अ कॉमन पर्पस ऑफ मेडिटेशन। कम्युनिटी को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर लोगों के बीच में स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शंस होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन मतलब कैसे, जानते हो या फिर ना जानते हो उससे मतलब नहीं है हमारा, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो, उसकी बात नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पर्पस, एक ही इंटरेस्ट के साथ आए हैं,
तो एक कनेक्शन फील होता है। आप जब डेली टेम्पल जाते हो या कहीं भी रिलीजियस प्लेस जाते हो तो आप फिर जानने लग जाते हो लोगों को वहाँ पर, है ना, कि एक शक्ल से फेमिलियर हो जाते हो। रिलीजियस प्लेस का एग्जाम्पल ना लेके आप जिम का एग्जाम्पल ले लो। जैसे आप जब जिम जाते हो पहले दूसरे दिन, 1 महीने 1 साल, हो सकता है आपका सबसे इंटरेक्शन ना हो वहाँ पर, लेकिन जब आप रेगुलर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले लो, जिम ले लो, रिलीजियस प्लेस ले लो, कोई इंस्टीट्यूशन आपने ज्वाइन कर रखा है, कोई डांस अकेडमी आपने ज्वाइन कर रखी है, कोई म्यूज़िक अकेडमी आपने ज्वाइन कर रखी है, तो सबका वहाँ पर एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। जिस जगह पर आप गए हो तो दूसरे लोग भी उसी पर्पज़ के साथ आए हैं जहाँ पर आप जा चुके हो, तो आपको दूसरे लोगों के साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक कनेक्शन सा और एक इंटरपर्सनल कनेक्शन फील होगा। ठीक है, मतलब पर्सन जो है, एक पर्सन का जो कनेक्शन है वो दूसरे पर्सन के साथ एक कनेक्टेड फील होगा कि आप एक दूसरे को जानोगे धीरे धीरे करके। जानते हो या ना जानते हो, देखो उसका यहाँ से पर्पस नहीं है, बस यहाँ पर ये है कि सबका एक इंटरेस्ट कॉमन होता है। दे शेयर समथिंग इन कॉमन एंड दोज ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर समथिंग इन कॉमन इज़ नोन एज कम्युनिटी। बस इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारी NCERT में ऐसा तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज किस वे में क्लासिफाइड होते हैं फर्दर, लेकिन जो हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं इसके बेसिस पे हम लोग कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज को, जो ये कम्युनिटी रिसोर्सेज है, इसको हम लोग 2 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक वो कम्युनिटी रिसोर्सेज जो विलेज एरियाज़ में पाए जाते हैं, एक वो कम्युनिटी रिसोर्सेज जो अर्बन एरियाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं विलेज एरियाज़ में पाए जाने वाले कम्युनिटी रिसोर्सेज के। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है देयर आर सम रिसोर्सेज विच आर नोन एज विलेज कॉमन्स। कॉमन्स का मतलब क्या होता है? जब भी आप बात करते हो कॉमन्स, उसके आगे फिर चाहे आप कोई भी वर्ड लगा दो, विलेज कॉमन, अर्बन कॉमन। कॉमन्स का मतलब क्या होता है? तो ये देखो, कॉमन्स का सिंपल सा मीनिंग होता है कोई भी रिसोर्सेज जो पूरी कम्युनिटी शेयर करती हो। ठीक है, कम्युनिटी का कंसेप्ट अभी हमने देखा था, इसलिए मैंने आपको कम्युनिटी का कंसेप्ट पहले डिटेल में समझाया। तो वो रिसोर्सेज जिनको एक पूरी की पूरी कम्युनिटी अगर शेयर करती हो, ठीक है, नंबर ऑफ़ पीपल जो एक एरिया में रह रहे हैं जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट हो, ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए होते हैं, तो वो उन रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं कॉमन्स। मतलब कॉमन्स आर मेंट फॉर कम्युनिटी। ठीक है, और कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज होंगे वो हैं कॉमन्स। एक ही बात है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कॉमन्स और कम्युनिटी टर्म के अंदर, कि जो कॉमन्स हैं, कोई भी चीज़ जो कॉमन्स है, मतलब वो रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में यूज़ करा जाता है वर्ड कॉमन्स जर्नली। और कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर मेंट नॉट फॉर वन इंडिविजुअल, एक पर्सन के लिए नहीं है ये, विच दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर शेयर्ड बाय होल कम्युनिटी। तो विलेज कॉमन्स के कंटेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स जो हमारी NCERT में हमें प्रेजेंट करे जाते हैं वो हैं ग्रेजिंग ग्राउंड्स। ग्रेजिंग ग्राउंड्स मतलब एनिमल्स को जब आप चरवाने के लिए एक लार्ज लैंड एरिया में लेकर जाते हो, जो लैंड एरिया आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होता है, हो सकता है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो या आसपास कुछ ऐसा एरिया हो जहाँ पर एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो ऐसी कम्युनिटी जो लाइफ स्टॉक को मेंटेन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आपके एरिया के आसपास ऐसे लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, उनके पास भी कुछ लाइफ स्टॉक है, मिल्च एनिमल्स हैं, मतलब मिल्क देने वाले एनिमल्स हैं, काउस हैं, बफेलोस हैं, गोट्स हैं, या अदर पर्पसेस के लिए अदर एनिमल्स हैं, जैसे कुछ शीप्स हैं, मतलब भेड़ हैं। तो आप उनको चरवाने के लिए जहाँ पर लेकर जाते हो, वो जो ग्राउंड है, ग्रेजिंग ग्राउंड है, वो किसी एक पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, या फिर बड़े सारे जो लोग हैं उस ग्राउंड्स को शेयर करते हैं। वहाँ पर ग्रासेस मिल सकती हैं, फॉडर मिल सकता है, जहाँ पर नंबर ऑफ़ फार्मर कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने अपने एनिमल्स को लेकर आते हैं डेली बेसिस पे, या फिर जैसे मर्ज़ी सुबह शाम, और वहाँ पर उनके एनिमल्स जो हैं वो ग्रासेस को या फिर अदर फॉडर मटेरियल को चरते हैं। तो गाँव में जब कुछ ऐसे एरियाज़ फाउंड करे जाते हैं जो कि ग्रेजिंग लैंड हो, पेस्चर लैंड हो, जहाँ पर फार्मर्स जो हैं या फिर जो हर्डिंग कम्युनिटी है, जो लाइफ स्टॉक को मेंटेन करते हैं, जो लोग एनिमल्स को रखते हैं, वो अपने एनिमल्स को, जानवरों को चरवाने लेकर जाते हैं, जो कि एक लैंड होता है, लैंड का एक टुकड़ा होता है जो किसी के नाम पर नहीं होता है। अब जब ये किसी के नाम पर नहीं है और गांव में पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है विलेज कॉमन्स। तो ये हुआ पहला एग्जांपल हमारा ग्रेजिंग लैंड का विलेज कॉमन्स के कंटेक्स्ट में।
ग्रेजिंग लैंड के बाद जो एग्जांपल है विलेज कॉमन्स का, सेकंड एग्जांपल वो है ब्यूरियल ग्राउंड्स, जहाँ पर जो डेड पर्सन्स हैं हम लोग उनको दफनाते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, रिलीजन के हिसाब से डेजिग्नेट होते हैं हर एक गांव में, इवन अर्बन एरियाज़ में भी ऐसे डेजिग्नेट होते हैं। तो वो कब्रिस्तान हो सकते हैं, ठीक है, कोई मरघट हो सकता है जिसको हम लोग शमशान घाट भी बोलते हैं। तो इस तरीके के जो ब्यूरियल ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे डेड पर्सन्स को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, अलग अलग रिलीजन के कंटेक्स्ट के हिसाब से, ये तो आप जानते ही हो, अलग अलग धर्मों में जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। लेकिन जहाँ पर हम लोग डेड बॉडीज़ को लेकर जाते हैं कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए उस डेड पर्सन्स के उस पर्सन की डेथ के बाद, तो ऐसे जो ग्राउंड्स हैं ब्यूरियल ग्राउंड्स, ये उस एरिया में रहने वाले कम्युनिटी के द्वारा शेयर करे जाते हैं। जैसे मान लो ये कोई विलेज एरिया है आसपास, तो यहाँ पर उस विलेज एरियाज़ में जितने भी लोगों की डेथ होगी, तो जो घर परिवार के लोग हैं वो आसपास के जो ब्यूरियल ग्राउंड्स हैं जो डेजिग्नेट करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल विलेज पंचायत के द्वारा, कि आप अपने घर के फैमिली मेम्बर्स की डेथ के बाद उनको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं लास्ट सेरिमोनियल राइट्स को परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल है विलेज कॉमन्स का, बिकॉज ब्यूरियल ग्राउंड तो किसी के नाम पे नहीं होता है ना। ऑब्वियसली बात है, आप शमशान घाट को ये थोड़ी ना बोलोगे नहीं यार यहाँ पर ये तो हमारी ख़ानदानी शमशान घाट है, जितने भी हमारे पूर्वज मरते थे हम लोग उनको यहीं दफनाते थे, जलाते थे, और कोई नहीं आ सकता इसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। ब्यूरियल ग्राउंड जो हैं वो गवर्नमेंट ने, पंचायतों ने लोकल लेवल पे डेजिग्नेट कर रखे होते हैं, जिनको पूरा गांव जो है आपस में शेयर करता है। अर्बन एरियाज़ में भी होते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग क्योंकि विलेज कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो ये विलेज कॉमर्स का कुछ एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा ब्यूरियल ग्राउंड्स। लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है हमारी एनसीईआरटी के अंदर विलेज कॉमन्स का, विलेज पॉन्ड्स, ठीक है, गाँव के तालाब जहाँ पे लोग फ़िशिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और फ़िश को पकड़ के या तो वो सेल्फ़ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या अगर किसी का कोई छोटा मोटा धंधा हो तो वो मार्केट में बेचने के लिए, कोई अगर फ़िश सेल करता हो तो वो इस कॉमन फ़िश पॉन्ड से पकड़कर, यहाँ पर फ़िश की ब्रीडिंग अगर होती हो, पॉपुलेशन मिलती हो यहाँ पर फ़िश की, तो गाँव के लोग जो हैं वो इस तरीके से मछलियों को पकड़कर या तो खाते हैं या तो मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये जो पॉन्ड्स होते हैं इस तरीके के गांव के जो तालाब होते हैं, ये अगर किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होते हैं, मतलब अगर किसी इंडिविजुअल ने इसको कंस्ट्रक्ट नहीं करवाया है और ये जो पॉन्ड्स हैं आपके एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट नहीं है, तो ये इसको पूरे गाँव के जो लोग हैं वो आपस में शेयर करते हैं। इस तरह की फ़िशिंग प्रैक्टिस करने के अलावा और भी पर्पस होते हैं इस तरीके के विलेज पॉन्ड्स के, गाँव में मिलने वाले तालाब के। जैसे वेरियस पर्पसेस के लिए आप यहाँ से पानी को इकट्ठा कर सकते हो। गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो सिटीज़न होते हैं, वो यहाँ से पानी को भरकर लेकर जा सकते हैं। और कई लोग विलेज पॉन्ड्स में अपनी बफेलोज़ को, अपने लाइफ स्टॉक को या किसी भी और कैटल को नहाने के लिए और पानी पिलाने के लिए लेकर आते हैं, ठीक है। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इस तरीके की, जब आप लार्ज अमाउंट में लाइफ स्टॉक को मेंटेन करते हो, नंबर ऑफ़ बफेलोज़ काउस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप उनको नहलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, और यहाँ पर जो साइड में फॉडर मटेरियल है, जो घास वगैरह है, तो यहाँ से एक तरीके से ग्रेजिंग ग्राउंड के पास ही इस तरीके के पॉन्ड्स होते हैं, तो एनिमल्स ग्रेज कर लेते हैं घासों वगैरह को, या जो भी उनको चरना होता है वो ओपन ग्राउंड में आके चर लेते हैं। उसके बाद ये जो विलेज पॉन्ड्स हैं यहाँ पर बेथिंग पर्पसेस के लिए और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए उन एनिमल्स के लिए इसका यूज़ करा जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि विलेज एरियाज़ में जो कम्युनिटी हैं वो किस पर्सपेक्टिव से उस विलेज पॉन्ड्स को ट्रीट कर रहे हैं। वहाँ पर फ़िश, जैसे हमने देखा एक फ़िशिंग हो रही है, या फिर बफेलोज़ को नहलाने के लिए, काउस को नहलाने के लिए, या फिर ये जो एनिमल्स हैं इनके ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, या फिर लोकल जो विलेज कम्युनिटी है वो भी अलग अलग पर्पस से वाटर के यूज़ के लिए इन पॉन्ड्स को यूज़ कर सकती है। तो हाईलाइट करने वाली बात बस यही है, ये जो पॉन्ड्स होते हैं विलेज एरियाज़ में जो मिलते हैं किसी एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं होते हैं, इनको पूरी की पूरी विलेज कम्युनिटी शेयर करती है। अब अगर बात करें हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेज अर्बन एरियाज़ में जो मिलते हैं, जिनको अर्बन एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं वो शेयर करते हैं, तो उसके एग्जांपल में जर्नल से एग्जांपल लिखे हुए हैं। कुछ पार्क्स, ये जो प्लेग्राउंड वगैरह जो होते हैं जहाँ पर झूले लगे हुए होते हैं,
तो अब ये किसी एक इंडिविजुअल के नाम पे थोड़ी ना रजिस्टर्ड होते हैं ना, इनको तो जो उस एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं, अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो होता है, हर एक ब्लॉक्स के आसपास एक पार्क होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है अर्बन एरियाज़ में कि मतलब आप जिस एरिया में रह रहे हो आप उस एरिया का पार्क यूज़ कर सकते हो। पार्क क्योंकि कम्युनिटी रिसोर्सेज है, तो आप किसी एरिया से दूर से ट्रैवल कर आ रहे हो तो पार्क तो एक देखो सब लोगों के लिए यूज़ करने के लिए है ना। कोई डेजिग्नेटेड तो नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो तो उसी एरिया के लोग हैं इस पार्क को यूज़ करेंगे। पार्क क्योंकि दीज पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स या ये जो जगह हैं जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं अर्बन एरियाज़ में, दीज आर मेंट फॉर पब्लिक पर्पसेस, ठीक है। और पब्लिक की जो डेफिनेशन होती है वो वाइड होती है काफ़ी ज़्यादा, उसमें कोई एक पर्टिकुलर एरिया के लोग, एक गली मोहल्ले के लोग नहीं होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं हमने देखा अर्बन एरियाज़ में कि कम्युनिटी रिसोर्सेज हमें कौन कौन से मिलते हैं। दिल्ली जैसी जगह में अगर आप रहते हो तो दिल्ली में आपने इस तरह के ओपन जिम पार्क के बारे में सुना होगा या फिर आप यहाँ पर गए होंगे। तो ये भी कुछ कम्युनिटी रिसोर्सेज के एग्जांपल है अर्बन एरियाज़ में मिलने वाले, जिनको इस तरह के ओपन जिम पार्क्स हो जहाँ पर जो लोग हैं वो पार्क्स में ही जिम्स एलोकेट होते हैं, एक एरिया एलोकेट होता है जहाँ पर जिम बना दिया गया होता है, ऐसा ओपन जिम। तो ये हर एक कम्युनिटी के लिए हर एक कम्युनिटी के जो लोग हैं यहाँ पर आके आ सकते हैं, मतलब उस एरिया की जो पब्लिक है, हर कोई पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो, इसको इन रिसोर्सेज को, इन पार्क्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज जो हैं वो किस किस तरीके के होते हैं। अपनी डिस्कशन के बेसिस पे एनसीईआरटी में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैसे तो क्लासीफाइड नहीं है कम्युनिटी रिसोर्सेज, लेकिन हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इनको दो वेज़ में क्लासीफाई करा। एक तो विलेज कॉमन्स, जिसमें हमने क्या देखा, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में ना दो कॉलम है, एक यहाँ पर है, एक सेकेंड, हाँ, एक कॉलम यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा कॉलम यहाँ पर है। तो ये जो विलेज पॉइंट्स है ना, ये ऊपर जाके लिख रखा है। तो मैंने तो हालांकि स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन आप याद रखना कि राइट हैंड साइड का जो कॉलम है वहाँ पे टॉप पे लिख रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। हाँ, यहाँ पर आप टॉप पे अगर आप देखो तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये जो विलेज पॉइंट्स हैं, ठीक है। बुक तो आप यूज़ करते ही होगे, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बता दिया इनकेस अगर आपके पास बुक नहीं है, आप ऑनलाइन इसी से पढ़ रहे हो। तो ये विलेज पॉइंट्स, उसके बाद कुछ ये अर्बन एरियाज़ में क्या क्या कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। पब्लिक पार्क्स हमने देखना, पिकनिक स्पॉट्स, मतलब यही पार्क वगैरह सेम, और प्लेग्राउंड जो अर्बन एरियाज़ में मिलते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, सच रिसोर्सेज आर एक्चुअली एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअली की जगह जो वर्ड यूज़ करा है, वो क्या वर्ड यूज़ करा है, वो इन्होंने वर्ड यूज़ करा डी फैक्टो, ठीक है। पता नहीं क्यों बच्चों को परेशान करने के लिए फालतू के वर्ड्स डाल देते हैं। डी फैक्टो का मतलब कुछ नहीं होता है। डी फैक्टो का मतलब ये होता है जब आप रियलिटी में या फिर फैक्चुअल तौर पे जब आप बात कर रहे हो, तो जब आप कहते हो ना, जैसे रियली, फैक्चुअली ये बात ठीक है, सच में, जैसे हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सच में मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये बकवास बात एक कर रखी है कि ये जो हमने कम्युनिटी रिसोर्सेज देखा, दे आर एक्चुअली, सच में दे आर एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। उस कम्युनिटी के लोग सारे इसको असली में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन के मतलब बेसिस पे हमने दो तरह के रिसोर्सेज अभी तक जान लिए हमने, ओनरशिप के बेसिस पे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी रिसोर्सेज।